गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। एक्ट बना था कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई उस वर्ष उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? अगर प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर देखें तो कोलकाता था। ठीक है, कोलकाता था। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ लाया गया? मुंबई में लाया गया, जो कि वर्तमान में भी इसका जो है मुख्यालय वो मुंबई में ही है। ठीक है, आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे ठीक है, उनका नाम क्या था? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और स्वतंत्रता के समय जो इसके गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख याद रखिएगा। देशमुख जो है वो स्वतंत्रता के समय इनके गवर्नर थे। और इस समय देखा जाए गवर्नर जो कि 25वें नंबर के कौन है? वो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पहले जब ये बैंक जो था वो निजी था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम ये कब बना? 1949 में बना। ठीक है, तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं हम आज की अपनी क्लास में, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? इंदु मल्होत्रा, एच.जे. कानिया, बीपी सिन्हा या फिर के.एन. वांचू। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, इंदु मल्होत्रा ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश थी और इन्हीं की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जांच कमेटी बैठाई है किसमें? जो प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई थी उसी के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई जो सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जिनका नाम है इंदु मल्होत्रा, इन्हीं की अध्यक्षता में इस जांच समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अन्य सदस्यों की बात करें जिसमें देखिए इस समिति में अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक हैं, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। ठीक है, इनके अगर हम थोड़ा सा इंदु मल्होत्रा के बारे में देख लें तो इंदु मल्होत्रा जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनाई गई थी, और ये ध्यान रखिएगा ये पहली महिला वकील थी जिन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये बनाई गई थी डायरेक्ट बार से। ठीक है, यहाँ पे और ये पहली महिला थी, पहली महिला वकील थी जो कि डायरेक्ट बार से सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी। ठीक है, इंदु मल्होत्रा 2018 में, और ये मार्च 2021 में रिटायर हो गई थी। ठीक है, यही है। तो इन्हीं की अध्यक्षता में जो है जांच कमेटी बैठाई गई है जो पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई थी प्रधानमंत्री के यात्रा के समय, उसकी जांच के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल गठित किया है उसकी अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 8%, 8.3%, 8.5% या फिर 9%। करेक्ट आंसर इज बी है, 8.3% लगाया है चालू वित्त वर्ष के लिए। ठीक है, और किसने लगाया है? ये विश्व बैंक ने लगाया है। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में जो अनुमान लगाया है चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जो वृद्धि दर वो देखिए 2022-23 के लिए 8.3% जो है वो बरकरार रखा गया, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो है विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर जो है वो कितने प्रतिशत रखी थी? 8.3% ही रखी थी, यानी कि 2021-22 के लिए भी इन्होंने जो रखा था वृद्धि दर क्या रखा था? वो रखा था 8.3%। और चालू वित्त के लिए भी, चालू वित्त वर्ष के लिए भी विश्व बैंक ने 8.3% जो है वो अनुमान लगाया है आर्थिक वृद्धि दर का भारत का। ठीक है, रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसी में बात करें कि 2022-23 के लिए और 23-24 के लिए जो अनुमान लगाया गया है मतलब भारत की वृद्धि दर का, वो देखिए कितना है? 8.7% है। ठीक है, कितने के लिए? 2022-23 के लिए। और वहीं पे देखिए
आने वाले जो होगा 2023-24 के लिए इसमें वृद्धि दर घटा दी गई, कितनी है 6.8% जो है वो अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ऐसा ये देखा जाए, ये उसके पिछले अनुमान से थोड़ा अधिक है, क्योंकि पिछले जो है इससे कम लगाया था, अभी इसने थोड़ा सा सुधार किया है कि मतलब ऐसा मानता है कि और भी जो है भारत वृद्धि कर सकता है। और ये सब किन कारणों से, किन वजहों से, तो निजी निवेश के माहौल में सुधार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और ढांचागत निवेश में वृद्धि की वजह से जो है भारत का जो है आर्थिक विकास दर आने वाले समय में और अच्छा रह जाएगा, ऐसा मानना है विश्व बैंक का। किस रिपोर्ट में, बार बार मैं रिपोर्ट बोल रही हूँ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, क्योंकि रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर वैश्विक पटल पे देखें तो विश्व का जो है या वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो विकास दर जो अनुमान लगाया गया है वो विश्व बैंक के द्वारा ये लगाया गया है कि ये लगभग घटाया ही है इसने, और वर्ष 2021 के लिए 5.5%, वर्ष 2022 के लिए देखा जाए 4.1% और 2023 के लिए देखा जाए तो 3.2% जो है ये भारतीय रिजर्व, माफ करिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो लगाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले हम ये थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यहाँ का हेडक्वार्टर कौन है, और दूसरा यहाँ के जो इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। किस स्थान पर किया गया था, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डेविड माल्पस। ठीक है, डेविड माल्पस जो है ये इस समय वर्तमान में जो है विश्व बैंक के प्रमुख हैं। ठीक है, अगला है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है, तमिल, मराठी, हिंदी, बंगाली। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में जो है भारतीय धरोहर जो होंगे उनका विवरण जो है छापने की अनुमति यूनेस्को के द्वारा दे दी गई। यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधिमंडल ने विश्व हिंदी दिवस, जो कि कब मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया, उसके अवसर पर घोषणा किया कि यूनेस्को का विश्व विरासत केंद्र भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हिंदी विवरण को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है। और इस तरह से ये जो बात है, ये जो सहमति दर्ज की गई है यूनेस्को के द्वारा, इस तरीके से देखा जाए तो ये वैश्विक मंच पर भारतीय भाषाओं की लोकप्रियता का स्वागत योग्य है और साथ ही साथ प्रोत्साहित करने वाला ये कदम है। ठीक है, यूनेस्को जिसकी हम बात करें, देखिए इसका गठन कब हुआ, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो देखा जाए 16 नवंबर 1949 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लंदन में, यूके में हुई थी। उस यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और इसमें 11 सहयोगी देश हैं और उसी के साथ साथ 2 जो हैं पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, देखिए यूनेस्को ने भी हाल फिलहाल में जो है 2 भारत की साइटों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। उसका आप मुझे नाम बताइए, ठीक है, वो कौन से हैं। ठीक है, और टोटल भारत की कितनी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगला हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अगला अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर, डॉक्टर के राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर एस सोमनाथ। करेक्ट आंसर इज डी, डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है के सिवान के स्थान पे। तो यहाँ पे देखा जाए केंद्र सरकार ने वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा और इस कार्यकाल के लिए अंतरिक्ष विभाग का सचिव व अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है, के सिवान का स्थान लिया और ये इसरो के देखा जाए 10वें प्रमुख होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, के सिवान 9वें थे और ये 10वें प्रमुख होंगे। इनके बारे में कुछ बात किया जाए तो ये देखिए कि डॉक्टर एस सोमनाथ ने TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech और IISc बेंगलुरु से इन्होंने एरोस्पेस में मास्टर्स किया है। ठीक है, और इन्होंने देखा जाए PSLV के इंटीग्रेशन का नेतृत्व के साथ चंद्रयान 2 मिशन और GSLV MK3 प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें इसरो के प्रमुख का कुछ चार्ट दिया हुआ है कि सबसे पहले प्रमुख कौन है। तो यहाँ 8 लोगों के नाम दिए। सबसे पहले जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिनका देखिए 1963 से लेकर के 1971। 8वें नंबर के कौन थे, RC किरण कुमार थे। उसके बाद कौन आए, के सिवान थे। ठीक है,
जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं के सीवान थे। उसके बाद जो 10वें नंबर के बने हैं वो कौन बने हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ है। ठीक है, आप मुझे इसरो के बारे में बताइए कि इसरो का जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो के बारे में बताइए। ठीक है, अगला है, हाल ही में खबरों में रहा हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, ई गवर्नेंस से, पर्यावरण सुरक्षा से, जलवायु परिवर्तन से या फिर स्वच्छ ऊर्जा से। करेक्ट आंसर इस ए, ई गवर्नेंस से संबंधित है आपका हैदराबाद डिक्लेरेशन। तो तेलंगाना सरकार के सहयोग से भारत सरकार के प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायत विभाग तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक आयोजन किया गया था। कौन सा, ई गवर्नेंस पे 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया था। और इसी दौरान जो है, इसी सम्मेलन के दौरान हैदराबाद घोषणा यानी कि हैदराबाद डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया। ये जो सम्मेलन हुआ था कौन सा, 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पे। अगर इसकी थीम पूछी जाए आपसे क्या है, तो इसकी थीम थी भारत के डेकेड, महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल प्रशासन यानी कि इंडियाज डेकेड, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान से जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इथियोसार मिला है। ठीक है, ये कहाँ हमें मिला है, दमिश्क में, इंग्लैंड में, मॉस्को में या फिर ओस्लो में। करेक्ट आंसर इज बी है। तो जुरासिक काल का जो 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जो जीवाश्म मिला है, ये हमें मिला है इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड से मिला है, जिसका नाम क्या है, इचिथियोसार। ठीक है, इचिथियोसार जो कि ये 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म है, जो कि जुरासिक काल कहाँ से मिला है, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर इसकी देख सकते हैं। और ये पहली बार है कि पहली बार ब्रिटेन में इसका काफ़ी हद तक सही सलामत जीवाश्म जो है वो हमें मिला है। इस जीवाश्म को सबसे पहले जो पिछले साल किसने देखा था, तो देखा जाए इस जीवाश्म को पिछले साल फरवरी में देखा जाए तो लीसेटशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम के लीडर्स हैं, जिनका नाम था जो डेविस ने खोजा था। ठीक है, तो 1 साल पहले इसकी खोज की गई थी जो डेविस के द्वारा, और इस बार देखा जाए इसके बारे में पुख्ता चीज़ें आई हैं सामने। ये इस जीवाश्म की बात करें तो ये देखा जाए 33 फीट लंबा है और इसका वजन देखा जाए करीब 1 टन है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं। अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इस सी है, तमिलनाडु ने जो है मंजूरी दे दिया है जल्लीकट्टू के आयोजन को। ठीक है, कुछ कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर ध्यान से देखिएगा, तो तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। अगर हम जल्लीकट्टू की बात करें तो देखिए एक तरीके का ये पारंपरिक खेल है जिसके दौरान जो है सांडों पर काबू पाया जाता है। ठीक है, और ये खेल कहाँ कहाँ किन किन, तो ये तमिलनाडु के कुछ जिले हैं जैसे कि मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थैनी, पुदुकोट्टी और फिर डिंडीगुल। इन जिलों में ये जो है खेल काफ़ी लोकप्रिय है और जिस कारण से इन पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल्लीकट्टू पट्टिका या फिर जल्लीकट्टू बेल्ट के भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तरीके से दोस्त देखेंगे तो ये एक हिंसात्मक टाइप का खेल है। इसमें एक प्रतियोगी होता है और ये प्रतियोगी क्या करता है, पुरस्कार पाने के लिए जीतने के लिए सांडों पर काबू पाने की कोशिश करता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये आप जैसे तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरीके का ये हिंसात्मक खेल है। एक दूसरे से यहाँ पे एक दूसरे पे काबू पाने के लिए दोनों ही एक दूसरे को एक तरीके से चोटिल और घायल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक जानवर को काबू करने के लिए, एक सांड को काबू करने के लिए मानो किस तरीके से उस पर अटैक किया, इस पे भी एक तरीके से चोट का लगना, एक तरीके से घायल हो जाना, इस समय इवन जान भी गई है लोगों की। तो ये सबको देखते हुए पेटा के द्वारा जो है ना जल्लीकट्टू और एक बैलगाड़ी दौड़ भी होता है कर्नाटक वगैरह में, वहाँ इसमें पेटा के द्वारा जो है जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था कि इस तरीके के खेल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कारण क्या है कि इस तरह से खेल से जो है जानवर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है, कभी कभी उनकी जान भी चली जाती, काफ़ी चोटें लगती हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद देखा जाए ऐसा हुआ भी, प्रतिबंधित भी हुआ। लेकिन फिर 2017 की बात है और इसी के समय 2007 में ही देखा जाए तो पहली बार जो है जल्लीकट्टू जो है वो कानून के दायरे में आया, कानून की जांच के दायरे में आया था। फिर 2017 में देखेंगे तो इस पर जो लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, फिर वहाँ की सरकार के द्वारा, तमिलनाडु की सरकार के भी द्वारा देखा जाए तो कानून बना करके फिर से इसको जो है खेल को फिर से चालू किया गया। लेकिन 2018 की बात है,
2018 में जल्लीकट्टू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ की गठित किया और अभी यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है कि ऐसे खेल पे जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे अगर जल्लीकट्टू की बात करें तो ये देखा जाए जनवरी के दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु के फसली त्यौहार पोंगल के दौरान जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। और जल्लीकट्टू जो कि 2000 साल से अधिक पुराना परंपरा और प्रतिस्पर्धा खेल है और इसमें देखा जाए सांडों के मालिकों को भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सांड के जो मालिक होते हैं जो कि इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी के रूप में होते हैं और जब वो अगर सांडों पे काबू पा लेते हैं और पुरस्कार जीतने के लिए वो सांडों पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, पुरस्कार जीतते हैं काबू पाने के बाद। लेकिन चलिए, हालांकि सरकार ने राज्य भर में जो है दर्शकों के संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम को अनुमति दिया, ठीक है। इसमें देखा जाए लगभग जो जैसे कि 300 लोगों से ज़्यादा नहीं एकत्रित होने चाहिए। जो लोग वहाँ पे प्रतियोगिता में आ रहे हैं देखने के लिए तो उनको क्या है कि वो सारे लोग जो है वैक्सीनेट हो। ये सारे कुछ जो है शर्तों के साथ इस गेम को जो है यानी कि इस जल्लीकट्टू जो खेल है इसको जो है मंजूरी दे दिया है, इसके आयोजन को तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, कैनेडी द्वीप समूह या फिर गैलापागोस द्वीप समूह। करेक्ट आंसर इज डी, गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित है वुल्फ ज्वालामुखी। देखिए अभी हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ है जिसके कारण से चर्चा में है। तो वुल्फ ज्वालामुखी जो है गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है वुल्फ ज्वालामुखी मैच द फॉलोइंग जैसे प्रश्नों में, ठीक है। तो ये गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वुल्फ ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में देखा जाए इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है माउंट विटन, ठीक है। माउंट विटन के भी नाम से जाना जाता है। और हाल फिलहाल में जो ये प्रशांत महासागर में जो स्थित ज्वालामुखी है यहाँ पे भी हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से पूरे प्रशांत महासागर के ऊपर लावा राख बहुत घने जैसे बादलों की तरह पूरा काला हो जाना, धुआं इतना था कि जिसके कारण से ये जो है अब चर्चा में आया है। ये द्वीप जो है इक्वाडोर जो है इक्वाडोर का उसके प्रांत में स्थित है। यहाँ पे देखिए आप गैलापागोस को आप देख सकते हैं। ये देखिए साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर। देखिए इक्वाडोर का मतलब क्या था? इक्वेटर होता है ना, भूमध्य रेखा। यहाँ से भूमध्य रेखा प्रवेश करी जिसके कारण से यानी कि इक्वाडोर यानी कि दरवाजा किसका? इक्वेटर का दरवाजा, जिस कारण से हम इस कंट्री को इक्वाडोर कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इक्वेटर का दरवाजा। और यहाँ से देखिए इक्वेटर गुजर रही है और इसी भूमध्य सागर रेखा पर जो है गैलापागोस आइलैंड जो है स्थित है। एक तरीके से ये आर्किपेलागोस है, ठीक है, द्वीपों का समूह है। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्किपेलागो, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे बड़ा विश्व का जो है आर्किपेलागो कौन सा है? सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गैलापागोस है जहाँ पे ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसका हम लोगों ने नाम देखा, ठीक है, वुल्फ ज्वालामुखी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूमध्य रेखा यहीं पे पास में, ये पूरा गैलापागोस आइलैंड है, द्वीपों का समूह है, कई द्वीप हैं, ठीक है, ये था। अब इससे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश का नागरिक आनुवांशिक रूप से संवर्धित सूअर का हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन। करेक्ट आंसर इज डी, अमेरिका के व्यक्ति हैं जिन्होंने भी हाल फिलहाल में आनुवांशिक रूप से संवर्धित सूअर का हृदय प्रत्यारोपण करवाया है। तो देखा जाए इनकी उम्र थी 57 वर्ष के हैं जिनका नाम है डेविड बेनेट। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। डेविड बेनेट जो है ये अमेरिकी निवासी हैं, अमेरिका के व्यक्ति हैं और इन्होंने आनुवांशिक रूप से संवर्धित सूअर का हृदय प्रत्यारोपण कराने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। इनका हार्ट जो है वो फेल कर गया था, डॉक्टर ने इनके सामने यही ऑप्शन रखा, या तो आप अपने पे प्रयोग कराओ या फिर आप ऑब्वियस हार्ट फेल हो जाएगा तो क्या होगा। तो इनके साथ यही, तो इन्होंने यही कहा जब भाई जीना ही है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए एक तरीके से प्रयोग के लिए सहमति दी और फिर डॉक्टरों ने प्रयोग किया, इनके शरीर में सूअर के हृदय को ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। मांग को पूरा करने के लिए तथाकथित जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने की संभावना पर दशकों से चली आई बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी मानव के शरीर में, किसी इंसान के शरीर में जानवर का कोई अंग लगाया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। हालांकि अभी ये ऑपरेशन हुआ है, अभी ये जिंदा है, अभी ये पता करना, अभी वेट किया जाएगा कि हाँ सच में वर्क हो रहा है कि नहीं। अभी जिंदा भी है, ये 3-4 दिन हो चुका है, टीका भी चल रहे हैं। अब देखिए कितना ये सक्सेस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के जो मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टर देखा जाए उनके अनुसार उन्होंने क्या बोला है?
प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवरों का हृदय मानव शरीर में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोगों के आने वाले दिनों में अगर ये सक्सेस होता है तो आने वाले दिनों में बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, संशोधित करके बहुत सारे जानवरों के जो अंग है, वो मानव शरीर में जो अंग है वो खराब हो गए हो, तो हम जानवरों के अंगों का प्रयोग करके एक तरीके से कई जानों को बचाया जा सकता है। तो साइंस इसमें कार्य कर रही है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा जाए, अगर आपको ये भी पूछना चाहिए कि देखिए यहाँ पे जो अंग प्रत्यारोपण के लिए जो सूअर है उसकी काफ़ी तेज़ी से लोकप्रियता बढ़ रही है, ये काफ़ी लोकप्रिय उम्मीदवार बनता जा रहा है। कारण ये है कि इसके जो अंग है ना, शरीर के जो अंग है शारीरिक रूप से वो मनुष्यों के काफ़ी ज़्यादा समानता रखते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो सूअर के शारीरिक रूप से ये मनुष्यों के समान ही माने जाते हैं या फिर समानता रखते हैं, जिस कारण से इनकी जो है ये काफ़ी लोकप्रिय उम्मीदवार बनते जा रहे हैं। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण में। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जेनो ट्रांसप्लांटेशन जैसे नॉर्मल ही होता है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन जब किसी जानवर के अंग को हम मानव शरीर में लगाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा चाला रिजर्व वन किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर असम। करेक्ट आंसर इज डी है, असम में स्थित है चाला रिजर्व वन। ठीक है, तो देखिए चर्चा में क्यों है ये चाला संरक्षित वन जो है, जो कि असम में स्थित है। ये हाल में देखा जाए, ये चाला संरक्षित वन को वहाँ के पूर्वी असम के चराई देव जिले में कुछ बौद्ध गांव हैं उसके द्वारा जो है वो गोद लिया गया। ठीक है, तो बौद्धिस्ट मॉन्क हैं लोग, तो उनके द्वारा इस चाला रिजर्व वन को पूर्वी मतलब गोद लिया गया है। कारण ये है, इसका उद्देश्य इस गोद को लेने का, इस संरक्षित क्षेत्र को संरक्षण देने, किसको संरक्षित करना? भूंकलोटी। ठीक है, भूंकलोटी को संरक्षित करना। अब भाई भूंकलोटी क्या, ये जान लो क्या है। तो भूंगलोटी जो एक तरीके की लता है और ये कटहल के पेड़ होते हैं ना, कटहल की सब्जी आप लोग खाते हो, तो कटहल के पेड़ के जो है ना जड़ों के साथ मिलते हैं और ये क्या करते हैं, ये केसरिया रंग जो है वो इससे केसरिया रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे बौद्धों के द्वारा जो है इसको संरक्षित करने के, इस लता को संरक्षित करने के लिए चाला संरक्षित वन को गोद लिया गया है। ठीक है, असम में है और इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से असम में जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस कारण से चर्चा में है। तो ये था हमारे 10 MCQ। अब आ जाते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे में। सबसे पहला फैक्ट है कि 21 से लेकर के 28 जनवरी तक मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित होने वाला महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे कौन? अनुभवी गोलकीपर। ठीक है, गोलकीपर सविता। ठीक है, ये गोलकीपर जो है सविता। दूसरा है पुस्तक है जिसका नाम है रतन एंड टाटा डू ऑथराइज्ड बायोग्राफीज के लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 का मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता, किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का। अगर महिला एकल आपसे पूछे तो महिला एकल का सेम खिताब किसने जीता है? ये जीता है सिमोना हालेप ने जीता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है एजाज पटेल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। कितना देखिए दिया गया है, किसमें? एलआईसी में कितना जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई भारत सरकार के द्वारा? 20%। ठीक है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है एरिक गारसेटी। ठीक है, एरिक गारसेटी जो है ये भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रीन्यू बाय ने अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिनेता राजकुमार राव को किया है। ठीक है, कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है, किसे? अली खान इस्माइलोव को। ठीक है, ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। अगला है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी पद पर नियुक्त किया, किस सरकार ने? ये किया है असम सरकार ने। ठीक है, तो ये था हमारा 10 MCQ। अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शुरू की गई एक मुफ्त समाधान योजना की मियाद बढ़ा दी गई है। कब तक की गई है? वो 31 जनवरी तक। ठीक है, तो एक मुफ्त समाधान योजना में उत्तर प्रदेश की है जिसका समय देखिए 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, कहाँ पे? गोरखपुर में। नेक्स्ट है देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के जिलों में तापरोधक खनिज एंडासोलाइट का
खनन किया जाएगा, जो कि किस जिले में, सोनभद्र और ललितपुर में। ठीक है, तो किस खनिज का, एंडालुसाइट का जो है वो खनन किया जाएगा, कहाँ पे, सोनभद्र और ललितपुर में। प्रदेश सरकार में महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में आरक्षण देने का फैसला किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। कितने फीसदी, 30%। ठीक है, 30% का आरक्षण दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण में। ठीक है, दुनिया का पहला जो तैरता हुआ सीएनजी पंप स्टेशन बना है, कौन सा, वाराणसी में बना है। ठीक है, तो ये सीएनजी पंप स्टेशन जो बनाया गया है वाराणसी में बना है, ये दुनिया का पहला है। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। हमने कुछ आपसे प्रश्न किया, आज मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं दिया है। ठीक है, बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है क्लास के दौरान आपसे पूछा है, तो उसका आप आंसर करिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड करके अपने डेली करंट अफेयर्स से संबंधित इन सारी चीज़ों को रिवीजन करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।